क्या जी, इतने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि घर में एक टीवी ले आइए, पर आप है कि सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, नया टीवी कितना महंगा आता है, तुम्हें पता भी है। मैं कुछ नहीं जानती, नया हो या पुराना, आज शाम तक इस घर में टीवी आ जाना चाहिए। हाँ। रामू टीवी लेने घर से निकल पड़ता है। अरे नया हो या पुराना, टीवी तो टीवी होता है। एक काम करता हूँ, कहीं से पुराना टीवी खरीद लेता हूँ, कम कीमत में मिल जाएगा। चलते चलते उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई पुराना टीवी है क्या? कबाड़ी वाला कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ एक टीवी है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। फिर कबाड़ी वाला टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहता है, रिमोट के इस लाल बटन को कभी मत दबाना, वरना एक खतरनाक चुड़ैल टीवी से बाहर आ जाएगी। मजाक अच्छा कर लेते हो। चलो मैं टीवी लेके चलता हूँ। उसी रात रामू अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा होता है कि तभी कबाड़ी वाला कह रहा था कि इस लाल बटन को दबाते ही एक चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आएगी। चलो आज इस चुड़ैल को भी देख लेते हैं। रामू के बटन दबाते ही एक डरावनी चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आती है। किसने मुझे जगाया? अरे अरे मर गया। अरे अरे ए भाग्यवान, ये तो बहुत डरावनी है। अरे ये आपने क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमें खा लेगी। अरे ऐसे कैसे खा लेगी, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, तो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। अभी तुझे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल रामू का हाथ पकड़ लेती है। अब तू मेरे साथ टीवी के अंदर चलेगा। मैं अकेली बोर हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे छोड़ दो। अरे भाग्यवान, तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मुझे बचाओ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस तरह चुड़ैल रामू को अपने साथ टीवी के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। अरे कहाँ लिए जा रही है चुड़ैल? छोड़ मुझे। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। रामू की पत्नी रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। अरे चुड़ैल छोड़, मेरे पति को छोड़। तभी शोर शराबा सुनकर बाहर खड़े लोग अंदर आ जाते हैं और रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। अरे भाइयों, जोर लगाओ, छोड़ना मत। हाँ हाँ। अरे ये क्या, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी जोर लगा लूं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अरे क्या कर रहे हो बिरजू भाई? खाना खा के नहीं आए क्या? मुझे बाहर निकालो। अरे जोर लगा तो रहा हूँ, ये चुड़ैल तो मुझे खा जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी रामू की पत्नी उसके ऊपर पानी डाल देती है। अरे क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? टीवी लेने कब जाओगे जी? रामू अपने आप को देखता है और सब कुछ सपना था समझकर खुश हो जाता है और टीवी लेने बाजार की ओर चल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक कबाड़ी की दुकान पर टीवी दिखाई देता है। टीवी ले लो, टीवी बहुत कम दाम में सस्ता टीवी ले लो। उस टीवी को देख रामू को चुड़ैल की याद आ जाती है और वो घबरा जाता है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मुझे मरना है क्या? मैं तो नया टीवी ही लूंगा। केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले। कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले। पीले पीले केले खाइए।
ये कहकर रोहना हाथों में 4 केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है, चलिए ना पापा देखते हैं। रोहना एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ, धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं, ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते, ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नत्थू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा, जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहना चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहना, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहना पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नत्थू घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नत्थू गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आके रो रो कर नत्थू हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहना फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नत्थू गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नत्थू ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहना के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती, पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहाँ ये नदी खत्म होती है वहाँ एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे।
पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई। और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना? सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोना का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आ। सीतापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो? ये देखो, मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा है ना? पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है। अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ। बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है। जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना। अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है। दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है। लाओ, ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गांव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं।
इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए, चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए। अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए, अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं। पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है। तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है, और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो, गुड़िया कितनी मोटी हो गई है। लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना। इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटाकर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होती ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की खूब प्रशंसा। चुड़ैल की बांसुरी। एक सुहाना सा दिन होता है और मगन, रामलाला, चंदन, राजन, तपन और गोलू के पापा गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी शाम की गपशप कर रहे हैं। अरे रामलाला और चंदन, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है इस साल? अरे बंधु क्या बताएं, बारिश ने तो परेशान कर रखा है। सही बात,
बारिश की कमी ने दिमाग खराब कर दिया है। सरपंच गांव वालों के लिए एक खबर लेकर आता है। अच्छा मेरे गांव के भाइयों सुनो जरा, हमारी सरकार ने किसानों के लिए शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें वो खेतों के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। सरपंच जी, मेरे खेतों में कीड़ों ने परेशान कर दिया है, उसके लिए कुछ जानकारी मिलेगी क्या? बिल्कुल, तुम्हारे खेतों के बारे में तुम्हें सारी जानकारी देंगे वो लोग। तुम तीनों को जाना चाहिए, बहुत फायदा होगा तुम्हें उससे। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और तीनों सोचते हैं कि वो शाम के वक्त मैदान पर मिलेंगे और वहीं से रवाना हो जाएंगे। तीनों दोस्त मैदान पर मिलते हैं और जैसे ही निकलना शुरू करते हैं तभी एक बांसुरी की आवाज सुनकर वो भी उसी ओर सम्मोहित स्थिति में चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे हर बार की तरह अपना दोपहर का फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं। पकड़ लिया, पकड़ के दिखा मुझे, इतना भी नहीं कर सकता। अच्छा कितना भागेगा, आखिरकार तो मेरी पकड़ में आ ही जाएगा। हाँ तुझे पता नहीं तपन, राजन कितनी तेज दौड़ लगा सकता है। खेलते खेलते अचानक से एक बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। सारे बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। शाम हो गई है और बच्चों के घर न आने की वजह से उनकी माँ मैदान में पहुँच जाती है। राजन बेटे, अरे ओ राजन बेटे, किधर चले गए? इतनी देर हो गई, घर वापस क्यों नहीं आए बेटे? तपन बेटा चलो घर, शाम हो गई है, कितना खेलोगे? और गोलू, ओ गोलू। तीनों की माँ एक दूसरे को देखने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि उन तीनों के बेटे घर आए ही नहीं। अरे राजन और गोलू की मम्मी, आप इधर? राजन और गोलू घर नहीं आए क्या अभी तक? नहीं तो दोपहर में राजन मुझे बताकर गया था कि वो तपन और गोलू के साथ खेलने जा रहा है। मैंने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, कहीं वही तो नहीं ले गई ना हमारे बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हम तीनों अलग अलग जगह ढूंढते हैं। ये तीनों मिल ही नहीं रहे और मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम सरपंच से जाकर बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। गोलू की माँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं। एक उम्मीद की आशा लेकर तीनों अपने बेटों की फिक्र में सरपंच के घर जा पहुंचती है। सरपंच अपनी शाम की चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। तभी तीनों की माँ हड़बड़ी में भागकर उनके पास आती है। अरे अरे, आप तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? तिवारी जी, हमारे लड़के दोपहर से खेलने गए हैं और अब तक लौटे नहीं हैं। हमने उन्हें सब जगह ढूंढा लेकिन हमें वो मिले ही नहीं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आ गए। अच्छा, इनके पिता कहाँ है? ये कुछ काम के लिए शहर गए हैं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आए हैं। हाँ, मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक काम कीजिए, मुझे उस जगह लेकर चलिए जिधर वो आखिरी बार खेल रहे थे। सरपंच घर से एक डंडा लेकर तीनों के साथ मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों मैदान पर पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ सुराग खोजना शुरू करते हैं। आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ ये तीनों साथ में मिलते हैं? नहीं जी, ऐसी तो कोई जगह नहीं पता। अचानक से वही बांसुरी की आवाज आना शुरू हो जाता है और सरपंच सम्मोहित होकर उस आवाज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अरे तिवारी जी, आप ठीक तो हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ तिवारी जी, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं क्या? सरपंच बांसुरी की धुन में झुककर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है कि कोई बांसुरी बजा रहा हो। हाँ, सरपंच जी भी उसी दिशा में जा रहे हैं। सरपंच का पीछा कर तीनों मैदान के टूटे हुए बंगले पर पहुंच गए और सरपंच के पीछे दरवाजे के अंदर घुस गए। तीनों बंगले के अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छे से संभाला गया है बंगला। उतने में एक हंसी की आवाज आती है। मेरी बांसुरी, तूने मुझे आज तक कभी तंग नहीं किया। हमेशा अपने जादू से लड़कों को खींच लाती है। ये बोलते ही राजन की माँ को तीनों बच्चे और उनके पिता वहाँ चुड़ैल के पास लेटे हुए दिखते हैं। अरे वो देखो, गोलू के पापा। अरे रे! अरे गोलू की माँ, आप चुप रहिए ना जरा।
उस चुड़ैल ने देख लिया तो हम भी फंस जाएंगे। इन्हें बचाएगा कौन? लगता है ये शहर गए ही नहीं और इस चुड़ैल ने इन सबको भी यही बुला लिया है। अब हमें इन्हें छुड़ाना होगा। एक काम करते हैं। राजन की मम्मी गोलू और तपन की मम्मी को एक प्लान बताती है। बिल्कुल सही कह रही हो राजन की मम्मी, चलो आज इस चुड़ैल नारी सास की जादुई शक्ति। कौशल्या ने एक रात सपना देखा। कौशल्या राजपूत, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ चुटकी बजानी होगी और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कौशल्या की नींद टूट जाती है। ये कैसा सपना था? गायब हो जाऊंगी मतलब? हे भगवान, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कौशल्या डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह कौशल्या मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी चल, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई। आज तो खीर और पूरी बने हैं, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठी भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, इतना सारा करते हो हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ। ये तो फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पे मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपए लग जाएंगे। कौशल्या उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट दे देती है और दोनों सास बहू वहां से लौटने लगती हैं। तभी कौशल्या को कोई शंका होती है। अब बहू रुक, तो मैं अभी आई। कौशल्या वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहां है ही नहीं। कौशल्या को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कौशल्या देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशल्या उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहां से भाग खड़ा होता है। कौशल्या चुटकी बजा के वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ। कितनी ताकतवर हूँ मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। मेरे कजिन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करूं। अरे हाँ हाँ, ले जाना पैसे। पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके। घर पहुंच के कौशल्या अपनी बहू को 10,000 रुपए दे देती है। कब जाएगी तुम मायके? कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती हैं। तभी काम वाली दीदी वहां आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा लेती हूँ पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ। देखूं तो सही किचन में करती क्या है ये। सास चुटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं है कि कौशल्या भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात को अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कौशल्या बुढ़िया खा खा के मोटी हो गई है। कौशल्या बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई की चोटी ऊपर उठा देती है। बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे हो गई। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागते हुए किचन में आती है।
अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी खड़ी कैसे है? करंट लग गया है क्या? पता नहीं, शायद किचन में ना भूत है। बाई वहां से भाग खड़ी होती है और कौशल्या चुटकी बजा के अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। बहू वहां जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, बाई भाग गई। अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं, किचन में चोर जरूर था और वो थी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किचन में जो देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक। अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली ना? अभी पता लगाती हूँ, मुझसे कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम करने की जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाती ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है? अरे तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला काम करती है, उनकी मदद कौन करता है? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, आत्मा उठा के ले जाते हैं डिलीवरी वाले। चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली? हाँ। तुम ऐसे तुच्छ काम में उपयोग कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का। अब तो तुमको ही लेके जाऊंगा। अरे नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नरक में ही करना किटी पार्टी। नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? अरे प्लीज मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो, गायब होने वाली। हैं? अरे क्यों? तुम पृथ्वी लोक का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सास की शक्ति लेके वापस चले जाते हैं। कौशल्या की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पे आते आते कौशल्या का शरीर सामने आ जाता है। अरे लग गई, कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपये। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब अचानक से सब अच्छा होने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेटने दो। गिरी हूं ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर कौशल्या देवी
दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती हैं।